विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका जूलॉजी मेजर का पहला पेपर। विद्यार्थियों, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में जूलॉजी का चयन किया है, चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है, तो टोटल आपको 3 पेपर पढ़ना होंगे। उसमें से पहला पेपर जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी लोअर नॉन कोर्डेटा, यह जूलॉजी मेजर का पहला पेपर है। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर RALVV यानी रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंदर दिनांक 11 मई 2026 को एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। उस क्वेश्चन पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों के आंसर भी हम उसमें देखेंगे। तो यह पेपर सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है और आपने जूलॉजी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, तो आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम बात करने वाले हैं यहां पर जूलॉजी मेजर फर्स्ट पशु विविधता निम्न नॉन कोर्डेटा। 11 मई 2026 को यह पेपर हुआ है। पेपर के बारे में बात करें, मेजर फर्स्ट का पेपर 70 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए में क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रजाति की परिभाषा करें, डिफाइन स्पीसीज। दूसरा प्रश्न है आप पर्यावास से क्या जानते हो, व्हाट डू यू नोन बाय हैबिटेट। तीसरा प्रश्न है बहुरूपता की परिभाषा दीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म की परिभाषा पूछा उसने। अगला प्लेटीहेलमिंथस संघ के कितने वर्ग हैं। पांचवा प्रश्न है आप स्यूडोसिल से क्या जानते हैं। तो यहां प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का था और 5 प्रश्न आपको करना थे, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। सेक्शन बी में कहा गया है कि टोटल 5 प्रश्न आपको करना और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है पोषण के आधार पर निम्न अकशेरुकी जीवों के वर्गीकरण की टिप्पणी लिखिए, यानी नॉन कोर्डेटा लोअर नॉन कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अथवा में पूछा गया है नॉन कोर्डेटा के सामान्य लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है पोरीफेरा संघ के पर्यावास विशेषताओं की व्याख्या करें। उसके अथवा में पोरीफेरा संघ को वर्ग तक वर्गीकृत करें। 8वां प्रश्न है सेलिंट्रेटा संघ के जीवों की आवास संबंधी विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला है प्रवाल की सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या करें। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिंथस संघ के सामान्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसके और में दिया फोसिओला की बाहरी विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है एस्के हेलमिंथस संघ के सामान्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसके और में दिया हुआ एस्केरिस के औषधि महत्व को समझाइए। अब आ जाते हैं सेक्शन सी यानी खंड स की तरफ। इसमें टोटल आपको कहा गया है 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा। तो पहला प्रश्न है नामांकन के नियमों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगला प्रश्न है पोरीफेरा संघ में नाल प्रणाली की व्याख्या कीजिए। अगला है सेलिंट्रेटा जीवों में बहुरूपता की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रवाल के आर्थिक महत्व को लिखिए, राइट डाउन इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ कोरल्स। अगला प्रश्न है फेसिओला के उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या कीजिए। 16वां प्रश्न है प्लेटीहेलमिंथस के परजीवी अनुकूल की व्याख्या कीजिए। और अगला जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर परजीवी एस्के हेलमिंथस पर एक आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, तो हमने यहाँ पर प्रश्न देखे। इन प्रश्नों में से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आंसर बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। भाई सब लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। साथ ही आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा मदद मिल सके कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और पेपर किस तरीके से आता है। इसके साथ ही आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर सकते हैं, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि हमें सुधारने का मौका मिल सके। आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आते रहें।
विद्यार्थियों एक और सबसे महत्वपूर्ण अनुरोध है, मैं एक नंबर जो आपको बता रहा हूं वो नंबर आपको आपके मोबाइल में सेव करना है। नंबर है 772507225044 स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बॉटम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 7725044325 7725044325। इस नंबर को आपके मोबाइल में अभी सेव कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो आपको पेन से इस नंबर को लिख लीजिए कॉपी में, और जब वीडियो बंद हो तो मोबाइल में सेव कर लीजिए। क्यों सेव करना है? आपके विश्वविद्यालय और आपके कॉलेज में जो भी आपका पेपर होता है, मेजर का, माइनर का, एमडीसी का, वोकेशनल कोर्स का, हिंदी, इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोर्ड का, उन पेपर को छोटा सा कष्ट करना है, फोटो क्लिक करना है और हमें उस पेपर को भेज देना है। बस इतना सा काम करना है आपको। किस पे? व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश के दूसरे विद्यार्थियों को भी मदद मिल सके। चलते हैं, प्रश्न पत्र 3 घंटों में बांटा गया। सेक्शन ए के सभी प्रश्न अनिवार्य, सेक्शन बी में आंतरिक विकल्प दिए गए और सेक्शन सी में किन्हीं 4 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखो यहां पर बात होती है सेक्शन ए में क्या क्या दिया हुआ है। प्रजाति को परिभाषित करें, डिफाइन स्पीसीज। तो प्रजाति जीवों का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में प्रजनन करके उर्वर संतति उत्पन्न करते हैं तथा जिनके गुण समान होते हैं। A species is a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring and have similar characteristics. दूसरा प्रश्न है, आप पर्यावास से क्या जानते हैं? वह प्राकृतिक स्थान जहां कोई जीव रहता है, जैसे हम लोग रहते हैं, जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है मतलब खाना खाता है, तथा प्रजनन करता है यानी कि रिप्रोडक्शन करता है, उस स्थान को या उसे पर्यावास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुरूपता की परिभाषा दीजिए। जब एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्न प्रकार के रूप या संरचनाएं पाई जाती है तो उसे बहुरूपता कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के कितने वर्ग हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के मुख्यतः 3 वर्ग है। सबसे पहला टर्बेलेरिया, अगला टेर्मेटोडा और अगला सिस्टेटोडा। याद रखिएगा, तीनों को नोट कर लीजिए, और याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आप स्यूडोसिल से क्या जानते हैं? तो शरीर भित्ति और आंत्र के बीच उपस्थित वह शरीर गुहा जो पूर्णतः मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है, मध्य जन स्तर से आच्छादित नहीं होती है, उसे स्यूडोसिल कहलाती है। याद रखना, उसे स्यूडोसिल कहते हैं। तो सेक्शन ए में 5 प्रश्न थे, 5 के उत्तर हमने आपको बताया। अब सेक्शन बी में आपको यहाँ पर 5 प्रश्न आपको करना होंगे। अब उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर मैं आप तक लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न है, पोषण के आधार पर निम्न अकशेरुकी जीवों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखें। नॉट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर नॉन कोर्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सब इसका आंसर है अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टिब्रेट्स वे जीव है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पोषण प्राप्त करने के तरीके के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आता है हर्बिशियस, जैसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। वे अकशेरुकी जो पौधे, शैवाल या वनस्पति पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे घोंगा, टिड्डा आदि। इन जीवों में पौधों को चबाने या खुरचने के लिए विशेष मुखांग पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मांसाहारी। वे अकशेरुकी जीव जो अन्य छोटे जीवों का भक्षण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे मकड़ी, ऑक्टोपस, जेलीफिश आदि। इनमें शिकार पकड़ने और भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष संरचनाएं विकसित होती हैं। उसके बाद आता है सर्वाहारी, जो दोनों प्रकार का भोजन कर सकता है। जो जीव पौधे तथा जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहार कहते हैं, जैसे कॉकरोच, केकड़ा आदि। ये विभिन्न प्रकार के भोजन के अनुसार अपने पोषण व्यवहार को बदल सकते हैं, मतलब जब इनको सामने जैसा भोजन दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लेते हैं। परजीवी, पैरासाइट्स जिसे बोलते हैं, वे अकशेरुकी जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर या शरीर के भीतरी रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते परजीवी कहलाते हैं, जैसे फीताकर्मी, जूं, जोंक आदि। ये जीव अपने पोषण को हानि पहुंचाते हैं, मतलब जिससे खाना ग्रहण करते हैं ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मृतोपजीवी, वे जीव जो मृत एवं सड़े गले जीव पदार्थों को भोजन प्राप्त करते मृतोपजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, कुछ कीट, लार्वा आदि। अतः ये पर्यावरण में अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोषण के आधार पर अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण उनके भोजन प्राप्त करने की विधि और पारिस्थितिक भूमिका को समझने में सहायक होती है। यह वर्गीकरण जीवों की अनुकूल क्षमता तथा पर्यावरणीय संतुलन में उनके योगदान को स्पष्ट करता है। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया, नॉन कोर्डेटा के सामान्य लक्षणों पर टिप्पणी लिखें। नॉट ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कोर्डेटा। तो नॉन कोर्डेटा वे जंतु होते हैं जिनमें जीवन के किसी भी चरण में
नाटोकार्ड नहीं पाए जाते। ये जंतु जगत का एक बड़ा समूह है जिसमें स्पंज, कीट, कर्मी, मोलास्क आदि शामिल है। नॉन कोर्डेटा के प्रमुख सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक से, पहला पॉइंट, नॉन कोर्डेटा का अभाव। इन जीवों में जीवन में किसी भी अवस्था में नाटोकार्ड नहीं पाया जाता, यह इनकी मुख्य विशेषता होती है। रीढ़ की हड्डी का अभाव, इनमें अकशेरुकी स्तंभ यानी वर्टिब्रेटल कॉलम्स नहीं होते, इसलिए इन्हें अकशेरुकी जीव भी कहा जाता है। उसके बाद शरीर की सममिति, इनका शरीर एसिमेट्रिक, द्विपार्श्विक सममित या त्रिज्य सममित हो सकता है। अगला, संगठन स्तर, इनमें कोशिकीय स्तर से लेकर अंग तंत्र स्तर तक का संगठन पाया जाता है। अगला, शरीर गुहा, इनमें शरीर गुहा, अनुपस्थित कुट गुहा या वास्तविक गुहा हो सकता है। जनन की बात करें तो अधिकांश नॉन कोर्डेटा में लैंगिक जनन होता है, जबकि कुछ में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनमें परिसंचरण तंत्र ओपन या बंद दोनों प्रकार का हो सकता है। रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें शोषण की, तो शोषण शरीर सतह, गलफड़ों, टर्क्यो या फेफड़ों जैसी संरचनाओं द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इनमें तंत्रिका तंत्र सामान्यतः गेगिलिया एवं तंत्रिका रज्जुओं से बना होता है। निवास स्थान की बात करें तो ये जीव जल, स्थल तथा परजीवी के रूप में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। नॉन कोर्डेटा जंतु जगत का अत्यंत विशाल एवं विविध समूह है। इन जीवों में संरचना, आकार, पोषण तथा जीवन पद्धति में बहुत विविधता पाई जाती है। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, पोरीफेरा संघ का पर्यावास विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी हैबिटेट की बात करना है किसके, पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये सबसे सरल बहुकोशिकी अकशेरुकी जीव है। इनके पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली बात, जलीय जीव होते हैं, यानी कि पोरीफेरा संघ के सभी जीव एक्वेटिक होते हैं। अधिकांश स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ प्रजाति मीठे जल में भी होती हैं। नेक्स्ट, समुद्री पर्यावास की प्रधानता, लगभग 98% स्पंज समुद्रों एवं महासागरों में पाए जाते हैं। ये उथले समुद्री तटों से लेकर गहरे समुद्र तक निवास करते हैं। उसके बाद स्थिर जीवन की बात करें, यानी स्पंज प्राय चट्टानों, लकड़ी, शंकों या अन्य ठोस सतहों में चिपककर स्थिर अवस्था में रहते हैं। ये स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। स्वच्छ जल की आवश्यकता उनकी खास बात है इनकी, स्पंज सामान्यतः स्वच्छ और ऑक्सीजन से युक्त जल में पाए जाते हैं, क्योंकि जल प्रवाह इनके भोजन एवं श्वसन के लिए आवश्यक होता है। जल प्रवाह पर निर्भरता, इनके शरीर में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें जल अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। जल प्रवाह इनके पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करता है। अगला पॉइंट है, तापमान के प्रति संवेदनशीलता। अधिकांश स्पंज मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अत्यधिक प्रदूषण एवं तापमान परिवर्तन इनके लिए डेंजरस होता है, हानिकारक होता है। एकांक के उपनिवेशी रूप, कुछ स्पंज अकेले रहते हैं जबकि कुछ समूह या कॉलोनी बनाकर भी पाए जाते हैं। अतः पोरीफेरा संघ के जीव मुख्यतः समुद्री स्थिर एवं जल प्रवाह पर डिपेंड करते हैं। ये जल की शुद्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जलीय परिस्थिति तंत्र के लिए एक अनिवार्य अंग है, भाग है। अगला प्रश्न है, इसके अथवा में पूछा गया, पोरीफेरा संघ को वर्ग तक वर्गीकृत कीजिए। तो संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके शरीर में पाए जाने वाले स्केलेटन यानी कंकाल और कंटिकाओं की रासायनिक संरचना के ऊपर डिपेंड करता है। पहला यहां पर कैलकेरिया, इन जीवों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाओं से बना होता है। विशेषता, ये विशेष रूप से समुद्री जल यानी मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनका शरीर छोटा और बेलनाकार होता है। कंटिका एक किरण यानी मोनोक्सोन, त्रिकिरण और चतुकिरण वाली हो सकती है। उदाहरण दिया हुआ पर साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया। अगला आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासेस का हेक्साकेटेलिडा। इन्हें अक्सर कांच के स्पंज यानी ग्लास स्पंज कहा जाता है, क्योंकि इनका कंकाल सिलिका का बना होता है। सिलिका मतलब रेत का बना होता है, रेत में भी सिलिका ही होता है। ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी कंटिकाएं 6 किरणें वाली होती हैं। इनके नाल तंत्र उन्नत प्रकार के होते हैं। उदाहरण यूप्लेक्टिला, जिसमें वीनस के फूलों की डालियां भी कहते हैं, और हाइलोनेमा जिसका नाम है। तीसरा क्लासिफिकेशन और आखिरी है डेमोस्पेंजिया। यह पोरीफेरा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें लगभग 90% स्पंज प्रजाति आती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनका कंकाल स्पिजिन तंतुओं, सिलिका युक्त कंटिकाओं या दोनों से मिलकर बना होता है। कुछ में कंकाल अनुपस्थित भी हो सकता है। यह समुद्र और ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। इनका शरीर आकार अनियमित रूप से बड़ा होता है। एग्जाम्पल है स्पेंजिला, ताजे पानी का स्पंज, और यूस्पेंजिया, बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं।
अब यहां पर कुछ हमने डिफरेंशिएट की बात करी तीनों के अंदर, कैलकेरिया, हेक्सा कैटेलिडा और डेमोस्पेंजिया, इसके बेसिस पर आपको समझ में आ सकता है। कंकाल जो होता है कैलकेरिया का वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, हेक्सा कैटेलिडा का सिलिका का बना होता है और डेमोस्पेंजिया का भी सिलिका का बना होता है। आवास उथला समुद्री जल होता है, दूसरे के अंदर गहरा समुद्री जल होता है और तीसरे के अंदर समुद्री एवं मीठा जल होता है। आकार की बात करें, साइज की बात करें तो छोटा और बेलनाकार होता है, मध्यम कप के समान होता है और बड़ा और अनियमित होता है। उदाहरण देखें तो साइकोन, यूपेडिक्टिला और स्पेंजिला। अगला प्रश्न है सेलेंट्रेटा संघ के जीवों की आवास विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संघ सेलेंट्रेटा जिसे नडीरिया भी कहा जाता है के जीवों की आवास संबंधी विशेषताएं काफी विशिष्ट है, मुख्य रूप से जलीय जीव होता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से जलीय है, प्राइमरी एक्वेटिक है। सेलेंट्रेटा संघ के लगभग सभी जीव जल में पाए जाते हैं, इनमें अधिकांश लगभग 99% समुद्र में पाए जाते हैं जो खारे पानी में निवास करते हैं। हालांकि कुछ गिने चुने सदस्य भी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा एक प्रसिद्ध मीठे वाटर में पाए जाने वाला है। एकल और उपनिवेशी यानी ये कोलोनाइकल वाला सिस्टम होता है, इनके अंदर कॉलोनी के अंदर रहते हैं। तो आवास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एकल जो अकेले रहना पसंद करते हैं जैसे हाइड्रा और सिनीमोन, और उपनिवेशी यानी जो कॉलोनी में रहते हैं जो एक समूह या कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे ओबेलिया और मूंगा। स्थानबद्ध और मुक्तप्लावी की बात करें तो इन जीवों के जीवन चक्र के दो मुख्य भाग होते हैं, उनके आवास की स्थिति तय करती है। पहला है फोलिप, ये जीव आमतौर पर किसी आधार यानी पत्थर या समुद्र से चिपक जाते हैं और स्थानबद्ध होते हैं मतलब फिक्स्ड हो जाते हैं। मेडूसा की बात करें तो छतरी के आकार का होता है और जल की सतह पर मुक्त रूप से क्या होता है, तैरता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जेलीफिश जिसे हम लोग कहते हैं। गहराई की बात करें, डेप्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जीव समुद्र की ऊपरी सतह से लेकर काफी गहराई तक पाए जाते हैं, जहां विशाल कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। ये रीफ अन्य समुद्री जीवों के लिए एक समृद्ध आवास प्रदान करते हैं। अन्य जीवों के साथ सहजीवन यानी सिम्बायोटिक हैबिट्स की बात करें, कुछ सेलेंट्रेटा अन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व में रहते हैं। उदाहरण के लिए सी एनीमोना अक्सर हेमिटा केकड़ के कवच पर चिपक जाते हैं, इसमें केकड़े को सुरक्षा मिलती है और एनीमोना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा प्राप्त होती है। सेलेंट्रेटा संघ के जीवों को आवास उनकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करती है, जहां फलिक रूप से उन्हें एक स्थिर आधार प्रदान करता है, वहीं मेड्यूसा रूप उन्हें नए क्षेत्रों में फैलने और भोजन खोजने में मदद करता है। इसके और में पूछा गया प्रश्न है प्रबाल के सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन कल्चरल वैल्यू ऑफ कोरल्स। उसके बाद एक और प्रश्न आता है प्लेलिहेंटमेंथिस संघ के सामान्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। उसके और में पूछा फोसिओला का बाहरी विशेषताओं का वर्गीकरण कीजिए। एक और प्रश्न है एस्केलिमेंथस संघ के सामान्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए और उसके और में एस्केरिस के औषधि महत्व को समझाइए। तो हम एस्केरिस के औषधि महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो आमतौर पर एस्केरिस को एक हानिकारक मानव परजीवी के रूप में जाना जाता है जो एस्केरियस नामक रोग उत्पन्न करता है। आधुनिक जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में इसके कुछ महत्वपूर्ण औषधीय और वैज्ञानिक महत्व उभर कर सामने आए। पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन, इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च। एस्केरिस और अन्य हेलिमेंथस कर्मी परजीवियों में ऐसी क्षमता होती है कि वे मानव में इम्यून सिस्टम को दबा या संशोधित कर सकते हैं ताकि वे शरीर के भीतर जीवित रह सके। वैज्ञानिक इस तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वह ऑटो इम्यूनो डिसीज जैसे कि संधिशोथ, क्रोहन रोग, टाइप 1 मधुमेह के उपचार में नई दवाएं विकसित की जा सके। उसके बाद अगला है एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की खोज। एस्केरिस कुछ ऐसे विशिष्ट प्रोटीन और अणुओं का स्त्राव करते हैं जिनमें सूजन कम करने के गुण होते हैं। इन अणुओं का उपयोग एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए वैकल्पिक चिकित्सा खोजने में किया जाता है। जैव रसायन और एंजाइम का स्रोत एस्केरिस के शरीर में कई ऐसे विशिष्ट एंजाइम और मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं जो प्रयोगशाला अनुसंधान महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। ड्रग टेस्टिंग की बात करें तो एंटी एलिमेंथिस दवाओं के प्रभाव और उनकी कार्य क्षमता का परीक्षण करने में एस्केरिस का उपयोग एक बायोलॉजिकल मॉडल के रूप में किया जाता है। इसमें समझने में मदद मिलती है कि दवाएं परजीवी के तंत्रिका तंत्र में मेटाबॉलिज्म को नष्ट कर देती हैं। उसके बाद विकासवादी जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी मेडिसिन। एस्केरिस का अध्ययन डॉक्टरों को हाइजीन हाइपोथेसिस समझने में मदद करती है। सिद्धांत बताता है कि परजीवियों के साथ सूक्ष्म संपर्क मानव विकास के दौरान हमारी इम्यूनो सिस्टम
को संतुलित रखने में मदद करता है और इनकी पूर्ण अनुपस्थिति से आजकल एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यदि वैज्ञानिक दृष्टि से एस्केरिस का महत्व है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से औषधि के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये गंभीर रोगजनक है। इसका औषधि महत्व केवल प्रयोगशाला अनुसंधान और इसके द्वारा स्त्रावित रसायनों से बनने वाली दवाओं तक ही सीमित है। आजाद विद्यार्थियों सेक्शन सी की तरफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेना है। टोटल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और 10 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है नामांकन के नियमों की व्याख्या कीजिए। उसका अगला प्रश्न है पोरीफेरा संघ में नाल प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम ऑफ द पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो संघ पोरीफेरा की सबसे अनूठी विशेषता उनमें नाल प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम है, जिसे जल परिवहन तंत्र यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। यह तंत्र स्पंज के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से श्वसन, पोषण और उत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। नाल प्रणाली की संरचना की बात करें तो एक सामान्य नाल प्रणाली के निम्नलिखित भाग हैं। ऑस्टिया, शरीर की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जिनमें जल शरीर के भीतर प्रवेश करता है। स्पेंज गुहा, शरीर के केंद्र में स्थित एक बड़ी गुहा। ऑस्कुलम, एक बड़ा छिद्र जिसके माध्यम से जल शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद कोएनोसाइट्स, ये विशेष कॉलर कोशिकाएं होती है जिनमें कशिभाग्स होते हैं। इनमें इनके हिलने से जल की धारा बनी रहती है। नाल प्रणाली के प्रकार की बात करें तो जटिलताओं के आधार पर संजय मुख्य रूप से 3 प्रकार की नाल प्रणालियां पाई जाती है। सबसे पहली एस्कॉन प्रकार, एस्कॉन टाइप्स। सबसे सरल प्रकार की प्रणाली है जिनमें जल सीधे ऑस्टिया से स्पंज गुहा में आता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। इसका पाथ क्या है, रास्ता क्या है? तो जल ऑस्टिया में जाता है, स्पंज गुहा में जाता है, ऑस्कुलम में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। उदाहरण है ल्यूकोसेलेनिया। उसके बाद साइकन टाइप्स। दूसरा, ये एस्कार में से थोड़ा अधिक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें शरीर की दीवारें थोड़ी सी फोल्डिंग होती है यानी मुड़ी हुई होती हैं, जिसमें एन करंट और रेडियल नाल बनती है। इसका पाथ क्या है, रास्ता क्या है? तो जल जो है सबसे पहले ऑस्टिया में जाएगा, इन करंट नाल में जाएगा, प्रोसोपाइल में जाएगा और रेडियल नाल तक पहुंचेगा। उसके बाद में एपोपाइल तक जाएगा, स्पंज गुहा जाएगा, ऑस्कुलम जाएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। उदाहरण है साइकॉन। तो एक ये डायग्राम बना हुआ, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, देख लीजिए वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते आगे ल्यूकॉन टाइप। तीसरा, ये सबसे जटिल यानी उससे भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें स्पंज गुहा बहुत छोटी होती है या फिर कभी कभी तो होती नहीं है, और इसकी जगह कई छोटे छोटे जो होते हैं कशिभागी कक्ष होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं। इसका पाथ क्या, रास्ता क्या है? तो जल इन करंट नाल में जाएगा, कशिभागी कक्ष में जाएगा, एस करंट नाल में जाएगा और उसके बाद ऑस्कुलम के बाद बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल है इसका स्पेंजिना। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? तो नाल प्रणाली स्पंज के लिए जीवन रेखा की तरह कार्य करती है। पोषण क्या है? तो जल की धारा अपने साथ सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक कण तक लाती है जिन्हें कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है। श्वसन की बात करें तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का विसरण एंड डिफ्यूजन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन की बात करें तो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ यानी अमोनिया जैसा पदार्थ जल की धारा के साथ में ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। और प्रजनन की बात करें तो शुक्राणु और अंडे इसी जल धारा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है सेलेंट डेटा जीवों में बहुरूपता की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रवाल के आर्थिक महत्व को समझाइए। प्रवाल यानी कि कोरल के हम लोग इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो प्रवाल यानी कोरल्स और प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रिफ्स न केवल समुद्र की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि इनका एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। इन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी संसाधनों से भरपूर होते हैं। इनके इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले पर्यटन और मनोरंजन, टूरिज्म की बात करें तो प्रवाल भित्तियां दुनिया भर में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। स्कूबा डाइविंग, उसके बाद स्नॉर्कलिंग और समुद्री पर्यटन के माध्यम से तटीय देशों को अरबों डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ पर्यटन के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देती है। उसके बाद फिशरीज यानी मत्स्य पालन में भी काम आती है। तो प्रवाल भित्तियां अनगिनत समुद्री जीवों का प्रजनन स्थल और नर्सरी है, मतलब एक स्थान है। विश्व का लगभग 25% समुद्री मत्स्य उत्पादन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाल भित्तियों पर डिपेंड करता है। यह तटीय समुदाय के लिए भोजन और रोजगार का प्रमुख स्थल है। अगला है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, औषधि महत्व। चिकित्सा विज्ञान में प्रवाल का उपयोग जीवन रक्षक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस।
जैसे अल्सर और कैंसर। कुछ प्रवाह रसायनों का उपयोग कैंसर, एड्स और अल्सर के उपचार में भी किया जा रहा है या उन पर रिसर्च हो रही है। उसके बाद बोन ग्राफ्टिंग, हड्डी प्रत्यारोपण। प्रवाल के कंकाल यानी कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना मानवीय हड्डी से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसका उपयोग हड्डियों के ग्राफ्टिंग और दंत चिकित्सा में किया जाता है। उसके बाद तटीय सुरक्षा, कोस्टल प्रोटेक्शन। प्रवाल भित्तियां एक प्राकृतिक दीवार, नेचुरल बैरियर की तरह कार्य करती है। समुद्र की शक्तिशाली लहरों, चक्रवात और सुनामी की ऊर्जा को कम कर देती है, जिसमें तटीय बस्तियां और भूमि के कटाव यानी इरोजन की रक्षा होती है। इसमें बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान की लागत बचती है। आभूषण और सजावट, खास बात ध्यान रखना, ज्वेलरी एंड डेकोरेशन के काम में भी आती है। प्राचीन काल की लाल मूंगा और अन्य रंगीन प्रवाल का उपयोग कीमती रत्न, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता रहा है। इसका वैश्विक रत्न बाजार में बहुत अधिक महत्व है। निर्माण सामग्री की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में मृत प्रवाल भित्तियों के मलबे और चूना पत्थर लाइमस्टोन का उपयोग भवन निर्माण, सड़कें बनाने और सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के कारण अब इस पर कई जगह प्रतिबंध लगा दिए गए। अतः प्रवाल परिस्थिति भित्तियां पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ें, यदि प्रवाल नष्ट होते हैं तो न केवल समुद्र जीवन खत्म हो जाएगा बल्कि मत्स्य पालन और पर्यटन पर भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अतः इनका संरक्षण आर्थिक दृष्टि से भी अनिवार्य, पर्यावरण दृष्टि से तो ही से आर्थिक दृष्टि से भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है फेसिओला के उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है प्लेटी एलिमेंथस के परजीवी अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न आपकी बुक में आसानी से उपलब्ध होंगे। आखिरी प्रश्न की तरफ मैं चल रहा हूं, उसका नाम है परजीवी एस्के एलिमेंथस पर एक आपको ऐसे लिखना है यानी कि निबंध लिखना है। तो एस्के एलिमेंथस अकशेरुकी जंतुओं का एक महत्वपूर्ण संघ है जिसमें मुख्यतः गोल कृमि यानी राउंड वर्म सम्मिलित होते हैं। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार तथा दोनों सिरों से नुकीला होता है। इस संघ के अनेक जीव परजीवी होते हैं जो मनुष्य, पशुओं तथा पौधों के शरीर में रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी एस्केमेलेंथस कहा जाता है। परजीवी एस्केमेलेंथस का शरीर त्रिस्तरीय यानी ट्राइपोप्लास्टिक्स, द्विपार्श्विक, सिमेट्रिक तथा कूट गुहा युक्त होता है। इनके शरीर पर कठोर क्यूटिकल पाई जाती है जो इन्हें पाचक रसों से सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें मुख एवं गुदा दोनों उपस्थित होते हैं। श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। ये जीव अपने होस्ट के शरीर में रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं तथा कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दे। पहला एस्केरिस, ये मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला गोल कृमि है यानी राउंड वर्म्स है। इसमें एस्केरिसिया रोग होता है। संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा इसके अंडे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आता है वचूरिया, यह परजीवी फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका संक्रमण मच्छरों द्वारा फैलता है। इस रोग में शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है जिसे हाथी पांव नामक रोग भी कहा जाता है। अगला है इंसलोस्टोम, इसे हुकवर्म कहते हैं। यह मनुष्य की आंत से रक्त को चूसता है जिससे एनीमिया एवं कमजोरी होती है। अगला आता है ट्राइकेनेला, यह परजीवी दूषित मांस खाने से शरीर में प्रवेश करता है और मांसपेशियों को डिफेक्ट करता है। परजीवी अनुकूलन की बात करें तो परजीवी एस्केलेमेंथस में परजीवी जीवन के लिए अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? शरीर पर मोटी क्यूटिकल होते हैं, अधिक प्रजनन क्षमता होती है, चूषण एवं पकड़ने वाली संरचनाएं होती है, पोषण के शरीर में जीवित रहने की उसके अंदर क्षमता, मतलब जहां पर वो रहता है ना उसी कोशिकाओं को खत्म करता वहीं जिंदा रहता है। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व की बात करते हुए परजीवी मनुष्य एवं पशुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं जिससे स्वास्थ्य तथा आर्थिक हानि होती है। स्वच्छता, शुद्ध भोजन एवं समय पर उपचार द्वारा इनसे बचाव किया जा सकता है। परजीवी एस्केमेलेंथस सरल संरचना वाले किंतु अत्यंत हानिकारक जीव होते हैं। ये विभिन्न रोग उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अतः इनके जीवन चक्र, संक्रमण एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं अभी तक आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक नंबर बताया था, क्या नंबर है? नंबर को एक बार बता रहा हूं मैं, नंबर है 77 250 44 325।
इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। जब भी आपका एग्जाम हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर अपना पेपर हमें अवश्य भेजिए। तो विद्यार्थी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।